नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट का, तो सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो बिहार गवर्नमेंट के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, चावल के भूसी का तेल का स्थिरीकरण में किस एंजाइम का उपयोग होता है? चावल का जो भूसी होता है, तो भूसी का तेल का स्थिरीकरण में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो लाइपेज का होता है। किसका होता है? लाइपेज का होता है। लाइपेज नामक एंजाइम का जो उपयोग होता है वो चावल के भूसी का तेल का स्थिरीकरण करने में किया जाता है। क्लियर? तो आंसर लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या है। मेलकर्ता रागों की संख्या क्या है? जो समकालीन कर्नाटक संगीत है उसमें मेलकर्ता रागों की संख्या जो है 72 है। कितना है? 72 मेलकर्ता राग है। ये मेलकर्ता राग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 72 होगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे वो शीलभद्र याजी थे। कौन थे? शीलभद्र याजी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दिल्ली सल्तनत लोदी वंश का अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोदी, उन्हीं के मध्य बाबर का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था, अर्थात उसकी हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास का जो है यह पहला शासक था जिन्होंने युद्ध स्थल में अपनी प्राण त्याग दिया था, मतलब मृत्यु हो गया था, इसको मार दिया गया था। बाबर के द्वारा क्या किया गया था? मार दिया गया था। तो इब्राहिम लोदी जो थे प्रथम मध्यकालीन ऐतिहासिक जो है मध्यकाल में जो है ये मध्यकालीन इतिहास में प्रथम शासक हुए जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। क्लियर हो गया होगा? जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। कब? तो 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हो जाते हैं और हेमू जो है पराजित हो जाते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव है। मालदीव का जो क्षेत्रफल है मात्र में 300 वर्ग किलोमीटर का है। मालदीव जो है ये मात्र में जो है 300 वर्ग किलोमीटर में जो है ये देश है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, जिसकी क्षेत्रफल क्या है? 300 वर्ग किलोमीटर मात्र में है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मालदीव हो जाएगा। क्लियर? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये एशिया में पड़ता है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में क्या है? चौथी शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? चौथी शताब्दी में कालिदास द्वारा रचित जो पुस्तक थे वह कहता है कि किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? तो मेघदूतम में मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघदूतम। कालिदास जो है बहुत ऐसे पुस्तकों, उपन्यासों
ग्रंथों का रचना किया है, जिसमें से रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी जो है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लानोज क्या है? लानोज घास का मैदान कहाँ है? लानोज जो घास का मैदान है वो कहाँ पड़ता है? लानोज जो है ये वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। जबकि ब्राजील के घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंपास कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना जो है इसके घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील के घास के मैदान को कैंपास और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? सर्वाधिक जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है वो कौन है? तो चिली है। कौन है? उत्तर से दक्षिण जो है उसकी सर्वाधिक लंबाई में वो चलते गया है, तो चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो शहर थे वो 53 शहर थे। कितना शहर है? 53 शहर थे, तो ऑप्शन 53 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय, अल्लाह रखा के नाम से, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा कुरैशी जो थे वो तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला वादक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोडो क्या है? भारत में बोडो भाषा जो है मुख्यतः बोली जाती है। बोडो जो भाषा बोला जाता है भारत में असम में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? असम में बोला जाता है। भारत में जो बोडो भाषा बोला जाता है मुख्यतः असम में बोला जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भाग का स्थान, देखिए हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें पदक तालिका में भारत का स्थान पूछा है, तो ये भाग लिख दिया, इसको भारत कर लीजिएगा। भारत का स्थान, तो भारत का स्थान क्या है था? तो भारत का जो स्थान था पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, जिसमें भारत का स्थान जो है 71वां स्थान रहा था। ये कुल जो मेडल जीते थे 6 मेडल जीते थे, 5 जो थे कांस्य पदक थे और 1 जो है सिल्वर मेडल था। 1 सिल्वर मेडल और प्लस 5 जो थे कांस्य पदक थे और 1 भी स्वर्ण मेडल नहीं था। तो पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत का जो स्थान था वो 71वां स्थान था, कुल 6 पदक लेकर के, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। क्लियर। 1 भी गोल्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन सीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपदा प्रबंधन सीमा करने वाला जो है देश का जो पहला राज्य बना है वो नागालैंड बन गया है। कौन बना है? नागालैंड बन गया है। आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला देश का यह पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि आपदा प्रबंधन मंत्रालय को स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वह उत्तराखंड बना है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आपदा प्रबंधन बीमा को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वह कौन बना है? तो नागालैंड बना है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला
देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये नागालैंड बन गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन मंत्रालय को गठन करने वाला पहला राज्य जो बना है वो उत्तराखंड है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स जो है, मास्टर ऑफ गॉड्स, तो मास्टर ऑफ गॉड्स जो है किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहस्पति, अर्थात इसी को जुपिटर ग्रह के जुपिटर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। तो मास्टर ऑफ गॉड्स को जुपिटर ग्रह और अर्थात बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जबकि शुक्र ग्रह के बारे में आप जान ही रहे कि सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है। और मंगल ग्रह के बारे में जानते ही है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्लियर? तो मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को गर्म ग्रह और बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रसिया किया है। किसने किया है? रसिया किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? पहला वैश्विक महिला कबड्डी लीग जो है कहाँ पर शुरू होगी? तो ये मुंबई में होगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला जो वैश्विक महिला कबड्डी लीग है वह मुंबई में आयोजित होने वाला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये चाइना किया है। ऑप्शन चाइना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो निश्चित ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी, देखिए चौथा कर दिया, चौथा कर लीजिएगा। चौथा कहता है कि हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में जो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ वो भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पड़ता है। यहीं पर जो है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किसको अपना राजकीय गीत घोषित किया है? हाल ही में पश्चिम बंगाल क्या किया है? अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो किसको किया है? बंगाल क्या है? बंगलार माटी बंगलार जल को जो है राष्ट्रीय गीत, राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत घोषित किया है। क्लियर? जबकि राजकीय जो राज्य दिवस घोषित किया है वो पहला बैसाख को किया है। ये पहला जो बैसाख देख रहे हैं इसको राजकीय दिवस के रूप में घोषित किया है। पहला बैसाख राजकीय दिवस के रूप में घोषित किया है और राजकीय गीत के रूप में जो है बंगलार माटी बंगलार जल को घोषित किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया है वो भारत में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत का वह कौन सा जिला है
जिसकी साक्षरता दर जो है सबसे कम थी, तो अलीराजपुर का था। किसका था? अलीराजपुर का साक्षरता दर जो है सबसे कम था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार क्या सत्य है? 2011 जनगणना के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेघालय का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है। बिल्कुल, मेघालय का जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है, यह बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का रहा है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, मेघालय का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है 2011 के अनुसार, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में रहा और तीसरा स्थान जो है बिहार का रहा था। ये दशकीय वृद्धि दर है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। बिल्कुल सत्य है, ये प्रतिशत हो जाएगा, 64%, बिल्कुल सत्य है। भारत की जनसंख्या की दशकीय, देखिए दरकीय लिख दिया, दशकीय कर लीजिएगा। दशकीय वृद्धि दर जो है 17.64% है। क्लियर? ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है भारत के हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। भारत जो है, भारत का जो सबसे, भारत में जो है सबसे जो लिंगानुपात कम है वो हरियाणा राज्य का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 3 भी सत्य है। उपर्युक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कवच 4.0 जो शुरू करने की घोषणा किया है, ये इंडियन रेलवे किया है। कौन किया है? इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 शुरू करने की क्या है घोषणा किया है। तो हाल ही में जो है किसके द्वारा ये 4.0 बोलिए इसको, 4.0 कवच जो है किसके द्वारा? तो 4.0 कवच है ये, तो शुरू करने का जो घोषणा किया है इंडियन रेलवे किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो रहा वो भारत का जो स्थान रहा 39वां स्थान है। 39वां स्थान है, जबकि पहला स्थान पर जो है अमेरिका रहा था। क्लियर? पहला स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों की परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत किसने की है? तो सफल परीक्षण चक्र जो ये किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परीक्षण चक्र है, ये किसने शुरुआत किया है? तो सीबीएसई ने किया है। किसने किया है? सीबीएसई ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो छात्रों की परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र का शुरुआत जो किया है सीबीएसई ने किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? हाल ही में वह कौन सा देश है जो कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो बांग्लादेश मनाया है। कौन मनाया है? बांग्लादेश मनाया है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि बांग्लादेश में अभी जो है क्या हुआ है कि छात्रों का बड़ा आंदोलन चला था हाल ही में, जिसके कारण से जो है वहां की चुनी हुई सरकार जो थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई और इस्तीफा दे करके वो भारत चली आई है। जबकि वहां पर अभी अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जबकि अंतरिम सरकार का गठन में जो मुख्य भूमिका के रूप में है, जिसको प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल संभाला, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, तो मोहम्मद यूनिस है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो क्लियर हो गया होगा, उन्होंने ही 15 अगस्त को क्या किया है? तो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से
कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और सही सुमेलित का चर्चा करेंगे और कौन नहीं है उसको हम लोग छाटेंगे। तो एक तरफ है स्थानांतरित कृषि और दूसरे तरफ है संबंधित राज्य। तो झूमिंग कृषि जो होता है कहां पर होता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। तो बिल्कुल झूमिंग कृषि जो होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक रूप में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। क्लियर? दूसरा है कुमारी कृषि। कुमारी कृषि का जो प्रचलन है ये कहां पर होता है? पश्चिमी घाट में होता है, तमिलनाडु के तरफ जो है ये होता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब पश्चिमी घाट जो है, केरल, कर्नाटक, तो इन सभी जगहों पर जो है कुमारी कृषि का जो है किया जाता है। तीसरा है दहिया कृषि, आंध्र प्रदेश में होता है। बिल्कुल दहिया कृषि जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। तो ऑप्शन हम लोग सुमेलित नहीं मिल गया, तो ऑप्शन सी जो है ये नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी आंसर मिल गया। तो दहिया कृषि जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। दहिया कृषि का प्रचलन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। जबकि आंध्र प्रदेश में जो है पेंडा कृषि का प्रचलन है। पेंडा प्रकार का जो स्थानांतरित कृषि होता है, पेंडा, वो ध्यान में रखिएगा, पेंडा वो कहां पर होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों का के तहत भारत में किया गया था। ये मैक्सिको का था। कहां का था? ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसलों के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए? खरीफ फसल के लिए जो आवश्यक होना चाहिए, उच्च आर्द्रता होना चाहिए। तो बिल्कुल उच्च आर्द्रता होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो बिल्कुल 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, यह बिल्कुल ही होगा। तीसरा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक तापमान होना चाहिए। तो बिल्कुल यह भी सत्य है। ये तीनों जो आवश्यक जो मौसम है, ये तीनों आवश्यक मौसम खरीफ फसल के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये सभी मौसम जो है जरूरी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो खरीफ फसल के लिए क्या आवश्यक है? उच्च आर्द्रता होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए। ये खरीफ फसल जो है बहुत शानदार उपज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। क्लियर? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछ देगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जी ध्वनि, क्या है? उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति, किस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको पिच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पिच कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसको पिच कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा का जो कोरम पूरा करने के लिए सदस्य की आवश्यकता पड़ता है वो 25 सदस्य की आवश्यकता पड़ता है। जबकि लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए 55 सदस्य की आवश्यकता पड़ता है। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए।
मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।